हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विषय भूगोल कक्षा 10 खंड क इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग पाठ का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने संसाधन के महत्व के बारे में जाना। जिमरमैन ने क्यों कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, इस बारे में हम लोगों ने विशेष रूप से चर्चा किया था। और उसके बाद हम लोगों ने इस एक चित्र के बारे में चर्चा किया। यह एक त्रिकोण जैसा चित्र है जिसके बीचों बीच मानव है और 3 कोनों पर पर्यावरण, तकनीक और संस्थाएं हैं। और इसको हम लोगों ने चित्र 1.1 मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के साथ संबंध को डिस्कस किया था। पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी। आज इस चैप्टर का, इस पार्ट का पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग का आज का पहला टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण। जितने भी विश्व में संसाधन हैं उनको हम कई वर्गों में बांट सकते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव का मतलब जीवित चीज़ें, अजैव मतलब निर्जीव चीज़ें। उपयोगिता के आधार पर, जो हम संसाधनों का उपयोग करते हैं उसके आधार पर भी हम सभी तरह के संसाधनों को बांट सकते हैं। एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जो प्रकृति में हमेशा विद्यमान रहती है और फिर से हमें हमेशा उपलब्ध रहती है, उसके लिए हमें कुछ अलग से खर्च नहीं करना होता है और यह बराबर नवीन होते रहती है, हमेशा रिन्यू होते रहती है। दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका इस्तेमाल हम एक बार कर लेंगे तो फिर दोबारा हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, सभी चीज़ें हैं जिनको हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय रिसोर्सेज यानी संसाधन। नवीकरणीय का मतलब होता है वो सभी संसाधन जो प्रकृति में विद्यमान है और हमेशा हमें उपलब्ध है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य की ऊर्जा, जैसे जल, जैसे मिट्टी, जैसे जंगल, ये सब हमारे लिए क्या है, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय का अर्थ होता है वो सब कुछ जो संसाधन है और दोबारा एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही दूसरा नाम हम लोग पेट्रोल ले सकते हैं। पेट्रोल भी एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। वैसे ही नेचुरल गैस, जिसको कि हम सीएनजी भी बोलते हैं, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, उसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने में किया जाता है। या एक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका इस्तेमाल घरेलू रसोई गैस के रूप में किया जाता है। तो यह सब अनवीकरणीय ऊर्जा है जो एक बार इस्तेमाल कर लेंगे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। जितने भी संसाधन है उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है। तो व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति का धन संपदा, उसका जमीन, उसका मकान, उसकी गाड़ियाँ, उसके गाय भैंस, पालतू जानवर व्यक्तिगत हो सकता है। सामुदायिक का मतलब हो गया मंदिर या फिर खेल का मैदान, ये सब कुछ सामुदायिक हो सकता है। तीसरा है राष्ट्रीय। राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्रीय संसाधन, जैसे जंगल, पहाड़, पठार, मिनरल्स। अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें समुद्र आता है। ठीक है, तो यह ABC 3 तरह से संसाधनों का वर्गीकरण हो सकता है। आइए अब हम लोग देखें चौथे तरह से वर्गीकरण। डी, विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। यह 4 तरीके से भी विकास की स्थिति पर हम संसाधनों को बांट सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है। संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो सारे संसाधन हो गए जो प्रकृति में उपलब्ध हैं, जैसे पेड़ पौधे,
जानवर, इंसान, ठीक है। और दूसरा मानवीय संसाधन, वो सभी संसाधन जिसको इंसान ने बनाया है। इंसान ने क्या बनाया है? तो इंसान ने मशीन्स बनाए हैं, इंसान ने बिल्डिंगें बनाई हैं, इंसान ने अलग अलग तरह के बहुत नई नई चीज़ों का आविष्कार किया है। वो सब कुछ मानवीय यानी इंसानों के द्वारा बनाए हुए संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को दो भाग में बांट सकते हैं। एक नवीकरणीय, जो हमेशा प्रकृति में फ्री ऑफ कॉस्ट नवीन हो जाता है यानी कि नया हो जाता है, और दूसरा अनवीकरणीय, जो कि एक बार इस्तेमाल के बाद समाप्त हो जाता है और फिर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय भी दो तरह के होते हैं। एक सतत अतः अथवा प्रवाह, जैसे जल, जैसे पवन, हवा, ठीक है। तो ये सतत है, प्रवाह के रूप में है। और दूसरा जैव, जीव की, तो जीवन जिसमें है, एक प्राकृतिक वनस्पति की बात होगी यानी पेड़ पौधे, जंगल, और दूसरा उसी जंगलों में रहने वाले जीवों की बात होगी यानी जानवर, छोटे से छोटा जानवर, बड़े से बड़ा जानवर। चाहे ये जानवर जमीन का हो, चाहे यह जानवर जलीय हो, चाहे यह पक्षी हो हवा का। तो हर एक तरह के जीव जंतु ये जीव हो गए, और ये प्राकृतिक वनस्पति, इनको हम जैव नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जितना सतत और प्रवाह है, जैसे पवन और जल, यह भी हमेशा नवीन हो जाता है, हमेशा नया हो जाता है। रिवर में, नदी में जल हमेशा सतत प्रवाह होता रहता है, बहता रहता है। हवा भी वायुमंडल में लगातार बहता रहता है, और इसको हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी समाप्त भी नहीं होगा। इसलिए हम इस पवन और जल को सतत अथवा प्रवाह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आइए अब हम लोग अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को देखें। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, एक चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। चक्रीय में सभी धातु हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सब कुछ को हम गलाकर और फिर से नए डिजाइन में बना सकते हैं, नई ज़रूरत के हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। इसलिए इनको हम, जितने भी धातुएं होती हैं उन्हें हम चक्रीय अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। और दूसरा होता है अचक्रीय, जिसमें हम उसको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो उसको हम पुनः रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर चक्रीय का मतलब साइक्लेबल और रिसाइक्लेबल, और अचक्रीय का मतलब नॉट रिसाइक्लेबल। जैसे जीवाश्म या ईंधन, यहाँ जीवाश्म का मतलब हो गया कोयला, ईंधन का मतलब हो गया इसमें पेट्रोल हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है। यह सब हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह जीवाश्म या ईंधन अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब मानवीय संसाधन को देखते हैं। मानवीय संसाधन दो तरह के होते हैं, रचनाएं एवं संस्थाएं। अलग अलग संस्थाएं, जैसे सरकारी रूप में विद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, DRDO जो कि भारत के लिए वेपन्स बनाता है, इसरो जो भारत के लिए अलग अलग लेवल के सभी तरह के रॉकेट्स बनाता है, जिन्हें अलग अलग ग्रहों पर भेजा जाता है और उससे जानकारियां इकट्ठी की जाती है। तो ये सब कुछ रचनाएं एवं संस्थाएं हो गई जो मानव ने बनाया है। और इसी में एक अगला पॉइंट है मात्रा एवं गुणवत्ता। मानवीय संसाधन मात्रा में भी होते हैं, गुणवत्ता में भी होते हैं। यानी हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज भी मानवीय यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, संस्थाएं होती हैं, संसाधन होते हैं। अब हम लोग संसाधनों के प्रकार को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार हो सकते हैं, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। इसको हम लोग सजीव बोलते हैं और इसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। ये सब कुछ
जैव संसाधन हो गए, इसमें इंसान की बात हो रही है, यहाँ पर पेड़ पौधों की बात हो रही है, यहाँ मछलियों की बात हो रही है, यहाँ पे पशुओं की बात हो रही है जिसमें गाय बैल भैंस बकरी सब होता है, और अन्य प्राणी समुदाय। ये सब कुछ भारत के लिए या विश्व, ये सब कुछ हमारे लिए जैव संसाधन है और सब जीवित संसाधन है। और कुछ अजैव संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन उनको बोलते हैं जो निर्जीव वस्तुओं का समूह है, जैसे चट्टान, जैसे धातु, जैसे खनिज। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? अजैव संसाधन हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन या वन्य प्राणी। इन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं क्योंकि इन्हें हम बार बार पा सकते हैं। इन्हें सतत या प्रवाह या जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन में हम लोगों ने बात किया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य का धूप, तो वह सौर ऊर्जा हमें रोज मिलता है, दिन में रोज उपलब्ध होता है, हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होता है। पवन ऊर्जा यानी कि वायु की बात हो रही है, यह भी प्रकृति में उपलब्ध है, भरपूर इस्तेमाल करें उसके बावजूद यह अगले दिन या अगले समय फिर से उपलब्ध रहेगा। वैसे ही जल है, रिवर का जल की बात हो, नदी के जल की बात हो, चाहे समुद्र के जल की बात हो। विद्युत भी हम इन सभी जगहों से बना सकते हैं, सौर ऊर्जा से भी बना सकते हैं, पवन ऊर्जा से भी, जल से भी विद्युत बनाते हैं, और ये विद्युत भी हमारे लिए क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। वन एवं वन्य प्राणी, ये वन और वन्य प्राणी भी हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, हो जाते हैं, उनके फल से, बीज से, उनके तनों को काटकर फिर से बहुत सारे पेड़ लगाए जा सकते हैं। वैसे वन्य प्राणी भी अपने जैसा दूसरे वन्य प्राणियों को जन्म देते हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहती है। इंसान भी इसी में एक नवीकरणीय संसाधन का हिस्सा है, और इस तरीके से नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसलिए वन्य प्राणी भी और वन यानी कि पेड़ पौधे भी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यहाँ लंबी अवधि का मतलब लाखों वर्ष। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वो समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जैसे प्राकृतिक गैस। यह जीवाश्म ईंधन है और यह एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं, और यह दोबारा बनने में बहुत वक्त, लाखों वर्ष लग जाता है। वैसे ही जितने भी तरह के पठारी क्षेत्रों में हमें अलग अलग तरह के संसाधन मिलते हैं ज़मीन के नीचे से, हम जिन्हें निकालते हैं और उन्हें खनिज संसाधन कहते हैं, वह सब हमारे लिए क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इनको दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। और लाखों वर्ष इंसान के लिए अनवीकरणीय कहलाएगा, क्योंकि इंसानों की आयु 90 या 100 साल से ज़्यादा नहीं होती है। अगला हेडिंग है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार 4 होते हैं। पहला, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाता है, जैसे भूखंड यानी जमीन का अंश जिस पर वह खुद खेती करता है, घर या उसकी जायदाद, या फिर जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे बाग बगीचे, तालाब, कुआं इत्यादि। ऐसे सभी संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का निजी स्वामित्व है, निजी संपत्ति है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, क्योंकि इस पर या तो वह या फिर उसके परिवार के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और को इस्तेमाल का अधिकार नहीं होता है। तो वो सभी संपत्ति जो किसी एक व्यक्ति की है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसी में एक दूसरा है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँव में जैसे कि चारण भूमि, जिसको वहाँ के गाय भैंस बैल बकरी चरते हैं, तो वह चारण भूमि हो गया। शमशान, जहाँ पर उस गांव के लोगों को दफनाया जाता है। मंदिर या मस्जिद परिसर, जहाँ पर वहाँ के लोग
पूजा या फिर नमाज पढ़ते हैं। सामुदायिक भवन, जहाँ पर कभी कभी वहाँ गांव के लोग मिलते हैं, जुटते हैं और किसी तरह की मीटिंग वगैरह करते हैं अपने गांव के विकास से संबंधित या समस्याओं से संबंधित चीज़ों के बारे में। या गांव का तालाब, वह भी सामुदायिक संसाधन है क्योंकि उसका इस्तेमाल गांव के सभी लोग कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन को हम लोग सार्वजनिक पार्क कहते हैं, जहाँ पर सभी लोग घूमते हैं, टहलते हैं, आनंद लेते हैं। पिकनिक स्थल, जहाँ पर सब लोग घूमते हैं। खेल का मैदान या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, जिस पर सभी लोग का आना जाना होता है, घूमना होता है। और ये सभी संसाधन या तो ग्रामीण रूप में या नगरीय रूप में, ये सभी संसाधन जो वहाँ रहने वाले लोग या समुदाय इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इन सभी को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। आइए अब हम लोग देखें राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन हम किसे कहेंगे? कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। अपने अपने गांवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। तो इन सभी संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे सड़कें, जैसे पुल पुलिया, जैसे ट्रेन, जैसे जंगल, जैसे उस जंगलों में रहने वाले सभी जानवर या पेड़ पौधे, वो सब कुछ, यह सब कुछ भारत की राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे नदी, जैसे पहाड़, जैसे पठार, उस पहाड़ पे मिलने वाले पेड़ पौधे, जंगल, या उस पठार में मिलने वाली, जमीन के नीचे मिलने वाली खनिज संपदा, सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन है। क्या आप जानते हैं किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो यह एक विशेष जानकारी अलग से आपको दिया जा रहा है कि महासागर में भी 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र रेडियस में किसी देश का संसाधन होता है, उस समुद्र के अंदर पाया जाने वाला सब कुछ। आगे चौथा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। तो वो सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो किसी देश के 200 किलोमीटर के तट रेखा से दूर है, क्योंकि 200 किलोमीटर की तट रेखा तक हम लोगों ने अभी यहाँ बात किया कि वह किसी राष्ट्र की संसाधन कहलाता है, लेकिन 200 किलोमीटर से ज़्यादा तट रेखा से दूरी है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और वह सभी लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं होता है, उस पर सिर्फ हम रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं, इनसे हमें पहले परमिशन लेना होगा, सहमति लेनी होगी, उसके बाद हम वहाँ रिसर्च या अनुसंधान कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाए। आइए अब अगला देखें। विकास के स्तर पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक, संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होता है के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र में पवन या सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। तो यहाँ संभावी संसाधन में बोला गया कि हिमालय क्षेत्र में अकूत खनिज संपदा है, जिसका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है। उसे हम निकालें तो उसको भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको निकालना बहुत दुर्गम है और उसको निकालना बहुत महंगा अभी पड़ेगा। वैसे ही राजस्थान में पवन ऊर्जा का, या फिर गुजरात में पवन ऊर्जा का, या फिर सौर ऊर्जा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जितना ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह हमारे लिए या तो दुर्गम है, नहीं तो महंगा टेक्नोलॉजी है,
जिस दिन यह टेक्नोलॉजी सस्ता हो जाएगा उस दिन हम हिमालय क्षेत्र से खनिज भी निकालेंगे और उस दिन हम राजस्थान या गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावना को भी पूरा कर लेंगे। तो यह हमारे लिए क्या है, संभावित संसाधन है। क्या आप जानते हैं गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। आगे है विकसित संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों परांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक एवं उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने अभी बात किया था कि गुण और उसका क्वालिटी और क्वांटिटी यानी गुण एवं मात्रा बहुत ज़रूरी होता है और जिन संसाधनों में गुण और मात्रा अच्छी होती है उन्हीं को निकाला जाता है, उन्हें ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के संसाधनों को ही हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के रूप में जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें ऊर्जा तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों जिसमें ऊर्जा, उदाहरण के तौर पे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही अभी समझाया गया कि जैसे जल जो है उसको इंग्लिश में हम लोग H2O बोलते हैं। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारक मिलकर जल बनाते हैं और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे लिए क्या है, ऊर्जा का असीम उत्पादन हो सकता है। तो इसमें इस जल में यह ऊर्जा का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छुपा हुआ है जिसे हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे भंडार संसाधन कहते हैं। संचित कोष संसाधन, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकता है, वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित हैं और उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यह उत्तर पूर्वी भारत में जल से जल विद्युत बनाया जाता है। यह जल विद्युत भी रिवर पर बनाया गया डैम के थ्रू होता है। रिवर पर जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उन्हीं बांधों से होकर उसी नदी की पतली पतली धाराओं को छोड़ा जाता है। वह धाराएं नीचे आकर टरबाइन पर गिरती हैं, टरबाइन के पंखे चलते हैं, उन पंखों का संपर्क उस टरबाइन के मोटर से होता है और उस मोटर से चलने से विद्युत उत्पादन होता है जिसे अलग अलग पोल पर लगे हुए तारों के जरिए या तो घरेलू उपयोग के लिए भेजा जाता है या फिर उसका औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उस बिजली को भेजा जाता है और इसको इस्तेमाल भी उस नदी क्षेत्र के आसपास रहने वाले गांव या शहर में ही हो सकता है। इसे बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। तो यहाँ यही समझाया गया कि संचित कोष का संसाधन भी उपलब्ध होए। यह नदी के जल से जल विद्युत बनाने में किया जा सकता है, किया भी जा रहा है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में किया जा रहा है। हम लोग इसका पार्ट 3 बहुत जल्द देखेंगे। आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं इसका वीडियो जल्द लाऊंगा। धन्यवाद।